जीवन के सफ़र के किस मोड़ पे कौन मिल जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना खतरों से खाली नहीं होता है। जल्दबाजी में लिया गया हुआ फैसला हमेशा ही इंसान के लिए नुकसानदायक होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि इसका असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है अम्बाला और इसी अम्बाला का एक थाना पड़ता है नारायणगढ़। नारायणगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गढ़ौली, और इसी गढ़ौली गांव का रहने वाला हरजिंदर सिंह। हरजिंदर जिसकी उम्र है 35 साल। हरजिंदर की पत्नी का नाम कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत जिसकी उम्र है 31 साल। हरजिंदर का इकलौता बेटा राहुल। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 11 साल, जो 5वीं क्लास का छात्र है। बात कर रहा हूँ मैं 19 मार्च 2018 की सुबह सुबह। कमलप्रीत अपने पति से कहती है कि मैं राहुल को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। दरअसल राहुल के नाना की तबीयत खराब है। लेकिन कमलप्रीत जैसी इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो हरजिंदर कहता है कि ठीक है, लेकर के जाओ, लेकिन अगर तबीयत ज़्यादा सीरियस होगी तो मुझे भी बताना, मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा। राहुल जो पिछले कई महीनों से अपने पिता से कह रहा था कि मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर के चलो। हरजिंदर भी अपने बेटे से वादा कर दिया था कि जब तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें मनाली घुमाने के लिए लेकर के जाऊँगा। लेकिन राहुल का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, राहुल को अपने माँ के साथ अपने नाना के घर जाना पड़ जाता है। 19 मार्च को सुबह सुबह कमलप्रीत अपने बेटे को लेकर अपने मायके के लिए रवाना होती है। कमलप्रीत जो पंजाब प्रदेश के पटियाला ज़िले के अंतर्गत बिल्लौर गांव की रहने वाली है। कमलप्रीत जब अपने बेटे को लेकर सुबह अपने मायके के लिए रवाना होती है, जैसे ही शाम होता है, हरजिंदर अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है ये जानने के लिए कि वो सही सलामत से अपने मायके पहुँची कि नहीं। लेकिन हरजिंदर जब कमलप्रीत के नंबर पर फ़ोन करता है, कमलप्रीत फ़ोन तो उठाती है, लेकिन काफ़ी हड़बड़ाहट में कहती है कि मैं अभी अपने मायके नहीं पहुँची हूँ, बल्कि शहजादपुर में हूँ। कमलप्रीत जैसी इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो हरजिंदर पूछता है कि तुम शहजादपुर में क्या कर रही हो और वहाँ पे तुम्हारा क्या काम है। इस पे कमलप्रीत कहती है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम था, मैं काम निपटा कर तुरंत ही तुम्हें फ़ोन करती हूँ। लेकिन कमलप्रीत जब फ़ोन पर बातचीत करती है वो काफ़ी घबराए हुए थी। हरजिंदर इससे पहले कि कमलप्रीत से कुछ और पूछताछ करता, कमलप्रीत फ़ोन कट कर देती है, जिसे सुनकर हरजिंदर भी काफ़ी परेशान हो उठता है। हरजिंदर तुरंत ही फिर से कमलप्रीत के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन उसके बाद से कमलप्रीत का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से हरजिंदर अपनी पत्नी के नंबर पर कई बार फ़ोन करता है, लेकिन हर बार ही कमलप्रीत का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसलिए हरजिंदर अब अपने ससुराल में फ़ोन करता है कमलप्रीत के बारे में जानने के लिए। लेकिन हरजिंदर जब अपने ससुराल में फ़ोन करता है तो उसके ससुराल से एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल हरजिंदर के ससुराल वाले कहते हैं कि यहाँ पे उसके पिता की तो तबीयत खराब ही नहीं है, और दरअसल हमें भी नहीं मालूम है कि कमलप्रीत यहाँ पर आने वाली थी। हरजिंदर के ससुराल वाले जैसी इस तरह की बातें कहते हैं, हरजिंदर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कमलप्रीत के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। हरजिंदर बिना कुछ समय गंवाए ही अपनी बाइक उठाता है और शहजादपुर के लिए रवाना हो जाता है। शहजादपुर में जाकर के चप्पा चप्पा अपनी पत्नी और बेटे की हर जगहों पर तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए हरजिंदर अब अपने ससुराल में भी चला जाता है। हरजिंदर जब अपने ससुराल में जाता है तो हरजिंदर के साथ साथ उसके पूरे ससुराल वाले कमलप्रीत और राहुल की हर जगहों पर तलाश करते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन सुबह तक भी जब दोनों वापस नहीं आते हैं, आखिरकार हरजिंदर शहजादपुर थाने में जाता है और अपनी पत्नी और बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी कमलप्रीत और उसके बेटे राहुल की हर जगहों पर तलाश करती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 6 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 6 दिन का समय गुजर जाता है, 26 मार्च 2018 को सुबह सुबह थाने में एक लगभग 45 साल के उम्र का व्यक्ति बड़े ही घबराए हुए हालात में पहुंचता है। व्यक्ति जैसे ही थाने में पहुंचता है, पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है। पुलिस जब उस व्यक्ति को देखती है, पहले तसल्ली से बिठाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ। पुलिस ओम प्रकाश से कहती है कि बताओ तुम परेशान क्यों हो। ओम प्रकाश कहता है कि साहब, मेरा एक भांजा है
जिसका नाम है अमित। अमित जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास। ओम प्रकाश डरते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे भांजा का एक महिला के साथ में झगड़ा हो गया था और मेरे भांजे ने उस महिला की हत्या कर दिया है और हत्या करके उसके डेड बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया है। ओम प्रकाश जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से परेशान हो जाती है। पुलिस कहती है कि तुम क्यों थाने में आए हो, तुमने अपने भांजे को साथ में क्यों नहीं लाया। इस पर ओम प्रकाश कहता है कि साहब मैं इसलिए थाने में आया हूँ ताकि मैं आप लोगों से ये बता सकूं कि मेरे भांजे ने सब कुछ सच बता दिया है। उसके साथ कोई भी जाति मत कीजिएगा, वो सरेंडर करना चाहता है। ओम प्रकाश जैसी इस तरह की बातें पुलिस से कहता है तो पुलिस भी ओम प्रकाश को दिलासा देते हुए कहती है कि अगर वाकई में अमित हमें सब कुछ सच बता देगा तो हम उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे। तुम जाओ और अमित को लेकर के आओ। ओम प्रकाश कहता है कि साहब अमित मेरे साथ ही आया है और वो थाने के बाहर खड़ा है। ओम प्रकाश थाने से बाहर जाता है और अमित को लेकर अपने साथ थाने के अंदर आता है। लेकिन अमित जब थाने के अंदर आता है पुलिस वालों को देखकर थरथर कांपने लगता है। दरअसल उस वक्त थाने में पुलिस एक और अपराधी को पकड़ कर लाई थी और उसके साथ बुरी तरीके से पिटाई कर रही थी। उसकी चीख पुकार सुनकर अमित इस कदर से डर जाता है कि अपने मामा से कहता है कि मामा आपने पुलिस वालों से बातचीत तो किया है ना, मैं मार पिटाई नहीं खाना चाहता हूँ। लेकिन अमित जैसी इस तरह की बातें अपने मामा से कहता है तो ओम प्रकाश भी अमित को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बड़े साहब से सारी बात कर लिया है, तुमने जो कुछ भी किया है सच सच मुझे बता ही दिया है और मैंने वो सारी बात बड़े साहब से बता दिया है। लेकिन ओम प्रकाश जैसी इस तरह की बातें अमित से कहता है तो अमित रोते हुए अपने मामा से कहता है कि मामा मैंने आपको भी सब कुछ सच नहीं बताया है। दरअसल उस महिला के साथ में एक लड़का भी था और मैंने उस लड़के की भी हत्या कर दिया है। लेकिन अमित जैसी इस तरह की बात कहता है पुलिस तुरंत ही अमित को पकड़ लेती है और पकड़कर उसे बिठा देती है। इधर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि अमित जिन दो लोगों की हत्या की बात कर रहा है वो दोनों कोई और नहीं है बल्कि हरजिंदर की ही पत्नी कमलप्रीत है और उसका बेटा राहुल है। पुलिस जब अमित से इस हत्या की पूरी कहानी पूछती है, अमित जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद अमित के मामा ओम प्रकाश को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 1 साल पहले। कमलप्रीत अपने रिश्तेदार के शादी में नारायणगढ़ जाती है। नारायणगढ़ जब शादी में जाती है तो उस शादी में जम करके डांस करती है। कमलप्रीत जब शादी में डांस करती है तो उस वक्त उसी शादी में अमित भी मौजूद होता है। अमित भी उस शादी समारोह में जम करके डांस कर रहा होता है। दोनों काफ़ी देर तक जब डांस कर लेते हैं कमलप्रीत काफ़ी थक जाती है। कमलप्रीत जब थक हार करके बैठ जाती है उसी के बगल में आकर अमित भी बैठ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। कमलप्रीत अमित की काफ़ी तारीफ़ करती है, कहती है कि तुम बहुत बढ़िया डांस करते हो, क्या ऐसा डांस मुझे भी सिखा सकते हो। अमित अपनी बड़ाई सुनकर अंदर ही अंदर खुश नहीं होता है बल्कि कमलप्रीत की काफ़ी सेवा भाव भी करता है। कमलप्रीत उसी जगह पर बैठी रहती है। अमित जा कर के तमाम तरह के खाना लाता है और लाकर कमलप्रीत को खिलाता भी है। लेकिन जैसे ही आधी रात गुजर जाती है कमलप्रीत को नींद आने लगती है। कमलप्रीत कहती है कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ लेकिन यहाँ पे सोने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अमित कहता है कि वैसे तो मैं शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ लेकिन इस नारायणगढ़ में एक किराए का कमरा ले रखा है और यहीं पर रहकर मैं अपना स्टडी करता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे कमरे पर चलकर तुम आराम कर सकती हो। अमित जैसी इस तरह की बातें कमलप्रीत से कहता है ये सुनकर कमलप्रीत को थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन इसके बावजूद भी कमलप्रीत अमित की बात मान जाती है। अमित कमलप्रीत को लेकर के अपने कमरे पे जाता है, चारपाई बिछा देता है और उस पर कमलप्रीत सो जाती है और फिर उसी कमरे में नीचे दरी बिछाकर अमित भी काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। दोनों तो सो जाता है लेकिन जैसे ही थोड़ी देर का वक्त गुजरता है दोनों की आंखें खुलती है और जैसे ही आंखें खुलती है दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। अमित जो कमलप्रीत से लगभग उम्र में 10 साल छोटा था, जब दोनों के बीच में पहली बार संबंध बनता है इस संबंध से कमलप्रीत काफ़ी खुश होती है। उसके बाद से यह सिलसिला चल पड़ता है। उसके बाद से कमलप्रीत अपने पति से छुप छुपा करके कई बार मौका निकालती है और अमित से मुलाकात करती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी कमलप्रीत के पति को नहीं मालूम चलता है। लेकिन कमलप्रीत अमित से इस कदर से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है कि अब अमित से शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन कमलप्रीत अमित से कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ और मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। लेकिन कमलप्रीत जैसी अपनी मन की बात अमित से कहती है इसे सुनकर अमित को बड़ा अजीब सा लगता है। अमित सोचता है कि मौज मस्ती करना तक तो ठीक था लेकिन मैं अब उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। अमित ना तो हाँ में जवाब देता है और ना ही
ना में जवाब देता है। जब वो चुप रहता है तो कमलप्रीत को भी लगता है कि अमित उससे शादी करना चाहता है। इसीलिए 19 मार्च 2018 को जब राहुल का एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, अपने षड्यंत्र के तहत कमलप्रीत अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर से निकल जाती है और अपने पति से ये कह के जाती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। दरअसल कमलप्रीत अपने बेटे राहुल को लेकर सीधे अमित के पास पहुँच जाती है और अमित से कहती है कि मैं अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ और अब तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन कमलप्रीत जब अपने बेटे को लेकर के अमित के रूम पर पहुँचती है तो अमित भी काफ़ी परेशान हो जाता है। उस वक्त अमित कमलप्रीत को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उस दिन जब अमित अपने शादी से इनकार करता है तो अब कमलप्रीत भी अपने जिद पर उतर जाती है। कहती है कि मैं अपने पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ और अब मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से करूँगी। शाम के वक्त जब अमित के घर पे पहुँचती है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत भी होती है। पूरी रात दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अमित काफ़ी समझाने की कोशिश करता है लेकिन कमलप्रीत अपने जिद से पीछे नहीं हटती है। अगले दिन जब सुबह हो जाता है, अमित फिर से कमलप्रीत को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। अमित को जब लगता है कि कमलप्रीत अब उसकी बात नहीं मानने वाली है, अमित गुस्से में आ जाता है, अपने ही रूम से एक चाकू लाता है और उसी चाकू से कमलप्रीत के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कमलप्रीत की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन कमलप्रीत के ऊपर जब हमला करता है तो उस वक्त उसके सामने उसका बेटा राहुल भी मौजूद था। यह सारा नज़ारा राहुल अपनी नज़रों से देख लेता है। अमित को अब ये डर सताने लगता है कि अगर राहुल यहाँ से चला गया तो सबको सच्चाई बता देगा। इसीलिए अमित अब अपने आप को बचाने के लिए उसी हथियार से राहुल की भी हत्या कर देता है। उसके बाद से दोनों की डेड बॉडी एक चादर में लपेट के अपने ही घर में छुपा देता है और वहाँ से सीधे अमृतसर के वाहे गुरु मंदिर में जाता है। वाहे गुरु मंदिर में जा कर के खूब रोता है और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगता है। लेकिन अगली सुबह जब वहाँ से रिटर्न अपने घर पे आता है, कमलप्रीत की हत्या को लेकर के वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो आखिर करे तो करे क्या। आखिरकार अगले दिन रात्रि के वक्त जब पूरा इलाका सो रहा था, दोनों की डेड बॉडी लेकर बड़ा गांव के किनारे बेगना नदी के पास जाता है। वहीं पे गड्ढा खोदकर और दोनों की डेड बॉडी उसी में डालकर मिट्टी भर देता है। उसके बाद अपने घर पे तो आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अमित काफ़ी परेशान रहने लगता है। आखिरकार एक फाइनली डिसीजन लेता है और जा कर के यमुनानगर अपने मामा ओम प्रकाश से मुलाकात करता है और ओम प्रकाश से अपनी सारी हकीकत ही नहीं बताता है, बल्कि कहता है कि मैं पुलिस को सरेंडर करना चाहता हूँ। वाकई में अमित जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस अमित के बताए हुए तहरीर पर उसके जगह पर लेकर जाती है। वहाँ से जब गड्ढा खोदती है तो आखिरकार उस गड्ढे से कमलप्रीत और उसके बेटे राहुल दोनों की डेड बॉडी बरामद होती है। इधर फिलहाल पुलिस ने अमित को अपने कस्टडी में लेकर जेल तो भेज दिया है, लेकिन जब इसका असलियत कमलप्रीत के पति हरजिंदर और हरजिंदर के ससुराल वालों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि कमलप्रीत अपने प्यार में इस हद तक कदम आगे बढ़ा चुकी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।